नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के लिए रीतिकालीन कवि मतीराम जी के काव्य सौंदर्य का और उनकी रीतिकालीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल में दरबारी जीवन का बोलबाला था और राजा महाराजाओं, सेठ, साहूकारों तथा नाना भूमिपतियों की विलासी जीवन दृष्टि ने तत्कालीन जनमानस को एक तरह से उपेक्षित सा कर दिया। तो दूसरी तरफ साहित्यिक अवदान में राष्ट्रीयता के छोटे छोटे टुकड़े दृष्टिपात स्वरूप पनपने लगे और साहित्यिक जीवन दरबारी संस्कृति और समाज की भांति विलासिता, श्रृंगार, घोर सांसारिकता और जन उपेक्षा के भाव में डूब गया सा लगता है। रीति कवि अपने रीतिबद्ध और रीतिशत काव्य में रीतिकालीन परिस्थितियों से उपेक्षित नहीं रह सके। कहने का मतलब ये है कि रीतिकाल में जो दरबारी संस्कृति थी, दरबारी चाटुकारिता थी, तत्कालीन कवि भी उनसे उपेक्षित नहीं रह सके और उन्होंने दरबारी लोगों को और दरबारियों की अपेक्षा के अनुरूप ही अपना काव्य लिखा और उस काव्य में जन सामान्य जीवन का कोई भी भाव मुख्य रूप से उभरता नहीं है। संपूर्ण रीति काव्य रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीति काव्य दरबारी संस्कृति की विलासिता का ही वर्णन करता है, क्योंकि सभी कवि राज दरबारों और राजाओं के आश्रय में रहकर ही साहित्य रचना राजाओं और दरबारी लोगों की मनोवृत्ति या उनका कहे कि उनका जो मनोरंजन था, उन्हीं के लिए इन कवियों ने अपनी रचनाएं की। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और रीतिकालीन परिस्थितियां ही इस काव्य में मुख्य रूप से दिखाई देती है। और मतीराम भी इन परिस्थितियों से अछूते नहीं रहे। इनके काव्य में भी रीतिकालीन प्रवृत्तियां ही मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है, जिनका हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विशेषता रीतिकालीन काव्य की है राज्य आश्रय की प्रधानता और दरबारी जीवन। मतीराम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारापन में दरबारी जीवन के सफल चितेरे कहे जाते हैं। महाकवि देव की भांति मतीराम एकाधिक राज्याश्रयों में रहे और शनि शनि अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाया। मुगल सम्राट जहांगीर के राज्याश्रय में फूल मंजरी जो सन 1619 में, फिर बूंदी नरेश भावसी की आज्ञा से ललित ललाम, और फिर उन्होंने मतीराम सतसई, फिर कुमायूं नरेश के राज्य आश्रय में रहकर उन्होंने अलंकार पंचाशिका नामक ग्रंथ लिखे। राज्याश्रय में रहकर स्वतंत्र जनजीवन के बीच या तो जनजीवन का काव्य उनकी रचना करना संभव नहीं था। इसलिए मतीराम ने अपने आश्रयदाताओं के विलासी जीवन को ही प्रत्यक्ष और परोक्ष फूल मंजरी, ललित ललाम और मतीराम सतसई में कामुक हाव भावों के साथ घेरा है। आश्रयदाताओं को संतुष्ट करने के लिए कवियों को धन दौलत, प्रसिद्धि और समाज में आदर सम्मान मिलता था। अतः मतीराम ने भी विभिन्न राज्याश्रयों में रहकर रीतिकाल में धन दौलत और प्रसिद्धि आई विलासिता, कामुकता और सांसारिकता। राजाश्रित होने के कारण रीतिकालीन
कवि दरबारी जीवन की भांति पूर्णतया विलासी, कामुक और सांसारिक हो गए। दरबारी जीवन ही उनका जीवन बन गया और राष्ट्रीयता की भावना, जन जागरण और सामाजिकता उनके लिए स्वप्न बन गई। अर्थात उनकी काव्य में कहीं भी राष्ट्रीयता की भावना, जन जागरण और सामाजिकता नहीं मिलती। मतीराम ने अपने युग के विलासी, कामुक एवं सांसारिक राजा महाराजाओं के साथ साथ सामान्य जनों की प्रवृत्ति का भी यथार्थ चित्रांकन अपने साहित्य में किया है। यथा राजा तथा प्रजा की तरह मतीराम सांसारिक ऐशो आराम, भोग विलास, काम क्रीड़ा, गुप्त संकेत, स्थल विहार और कामी जनों के गूढ़ातिगूढ़ रहस्यों, नारियों के हाव भाव और नायक नायिकाओं के अनेक चित्र अपने काव्य में इन्होंने शब्दबद्ध की है। तत्कालीन लज्जाहीन समाज में नायक नायिका के लज्जा भी जहाज की भांति डूब गई और खुलकर रसपान कर रहे थे। इस संदर्भ में मतीराम का एक दोहा है, उमंगी उर आनंद की लहरी छहरी त्रिग्राहा, डूबी लाज जहाज लो ने हे नीर निधि महा। नायिका के मुख की मधुरता देकर दरबारी लोग रीझ जाते थे और जंबीर फलसा नायिका के मुख का पान करते रहते थे। मतीराम ने नायिका के मुख के सामने चंद्रमा को भी झुकता दिखाया है। तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चकचाही, लगत जलज जंबीर सो चंद चूक सो ताही। नायिका भेद चित्रण। रीतिकाल में आचार्य कवों ने नायिकाओं के स्वभाव, जाति, गुण, धर्म, यौन क्रीड़ा, नायक के साथ वियोग संयोग, सामाजिक व्यवहार आदि के आधार पर अनेक भेद प्रभेद करते हुए एक तरफ रीति काव्य परंपरा में आचार्यत्व का पालन करना था, तो दूसरी तरफ दरबारी संस्कृति के विलासी जीवन की कामुकता, विलासिता और सांसारिकता को बढ़ाकर धन ऐश्वर्य प्राप्त किया। मतीराम ने नायिका भेद वर्धन की परंपरा का निर्वाह रसराज एवं मतीराम सतसई में किया है। नवयौवना, सौक्या, परिज्ञा, प्रोषित पतिका, ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना, मुग्धा, नवोडा, विरह, उत्कंठिता आदि भेदों को मतीराम ने ब्रजभाषा के नाद सौंदर्य और अनुप्रास की छटा में सजाया है। मुग्धा नायिका का एक उदाहरण देखो आप, पगी प्रेम नंदलाल के भरन आपू जल जाई, घरी घरी धरते तरे घरनी देत ढरकाई। अज्ञात यौवना नायिका को अपने यौन के संकेतों को समझाती हुई सखी कह रही है, अर्थात अज्ञात यौवन नायिका भेद का उदाहरण है, फूलती कली गुलाब की सखी ये रूप लखे ने, मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सेन। विरह नायिका का उदाहरण देते हुए मतीराम लिखते हैं, रात्यों दिन जागती रहे अग्नि लगनी की मोही, मोहिए में वस्तु है आँच न पहुँचती तो ही। रीति निरूपण। मतीराम ने रीतिकालीन आचार्यों द्वारा निर्भित नीति निरूपण तथा लक्षण ग्रंथ परंपरा का परिपालन निष्ठापूर्वक किया है। रसराज श्रृंगार के संयोग वियोग, वियोग की अवस्थाओं, आलम्बन और उद्दीपन की व्यापकता, क्रिया व्यापार के विस्तारण का चित्रण रसराज में हुआ है, तो मतीराम सतसई में श्रृंगार के आलम्बन, नायक नायिका के भेद प्रभेद अनायास और स्वाभाविक रूप से चित्रित है। अलंकारों के लक्षण और उदाहरण मतीराम ने ललित, ललाम तथा अलंकार पंचाशिका में कूल्यानंद और चंद्रालोक के आधार पर दिए है। रस निरूपण एवं नायिका भेद का आधार मतीराम ने भानुदत्त की रस मंजरी एवं श्रृंगार मंजरी तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से ग्रहण किए है। मतलब जितने भी रीतिकाल में हिंदी के कवि हुए हैं, उन्होंने जो संस्कृत की परंपरा थी, लक्षण ग्रंथ परंपरा, उनका ही अनुकरण किया है और उनका ही सरल शब्दों में अनुवाद करके तत्कालीन दरबारी जीवन की मनोवृत्ति को संतुष्ट करने का इन्होंने प्रयास किए है। दृष्टांत और उदाहरण अलंकार की देखो, नारी नैन को नीर, तरु तरनी तीर उमंग, पढ़त सरित परिवार के गिरत एक ही संग। नक्सिक सौंदर्य का चित्रण। रीतिकाल में नायिका के नक्श से लेकर शिक तक अंग प्रत्यंगों, जंघा, कमर, नाभि, नासिका, कपोल, नैन, मुँहें, केश राशि, वेणी, मांग आदि का अनेक विविध वर्णन
एवं चित्रण कामुकता और विलासिता को बढ़ाने के लिए ही किया। मतिराज ने अपने रसराज और मतिराम सतसई में नायिका के मुख, नेत्रों, हंसी, अरुणता, कपोल आदि का चित्रण बिंब एवं नाद सौंदर्य के साथ किया है। मुख सौंदर्य का वर्णन है, जब जब चढ़ती अटानी दिन चंद्रमुखी है बाम, तब तब घर घर धरत है दीप बारी सब काम। नयन सौंदर्य का वर्णन करते हुए मतिराम लिखते हैं, चंचलता सो चखनी की, कहीं न जाई बनाए, जीने चाही चंचल महा, चितो अचल हो जाए। संयोग श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार की प्रधानता के कारण ही पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का वर्णन करते हुए विभिन्न क्रीड़ा व्यापारों, काम चेष्टाओं, अटखेलियों और विभिन्न प्रकार की रतिकेलियों का निरूपण किया है। श्रृंगार के इसी क्षेत्र में नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण, नायिका भेद, दूती प्रेषण, हास परिहास निरूपण आदि भी आते हैं और इनके साथ ही विविध काम केलियाँ जैसे जल विहार, वन विहार, आँख मिचौनी, फाग खेलना, पतंगबाजी, कबूतरबाजी आदि का वर्णन इन कवियों ने किया है। मतिराम ने नायक नायिका की उक्त परिणतियों का मौलिकतापूर्वक निर्वाह किया है। उदाहरण के लिए, दूनी मुख में छई भई, बेसरी धरी उतारी, हरी के उर सोई लगी, करती रसोई नारी। नायिका का हंसना, अरुण चरणों से चलना, बोलना आदि सब कुछ संयोग की क्रीड़ाएं हैं। लिखती अवनी तल चरण से, भी हसत विमल कपोल, अद निकरे मुख इंदु ते, अमृत बिंदु ते बोल। वियोग श्रृंगार वर्णन। रीति कवियों ने वियोग श्रृंगार की अनेक चित्तर विरह की 4 अवस्थाओं पूर्व राग, मान, करुण, प्रवास तथा 10 दशाओं, ये विरह की 4 अवस्थाएं हैं, पूर्व राग, मान, करुण और प्रवास, और 10 दशाएं हैं, चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता एवं मरण आदि के वर्णन चित्रांकित की है। प्रिय कृष्ण के द्वारा विस्मृत किए जाने से मतिराम की नायिका रात दिन विरह में जल रही है। उसे दुख है कि वियोग की अग्नि प्रिय को शायद नहीं जलाती, अभी तो वह प्रिय का कष्ट अनुभव नहीं कर पाता और दुखी नहीं है। प्रवास अवस्था में अभिलाषा और स्मृति का चित्रण मतिराम ने बखूबी किया है। रात्यों दिन जागती रहे अग्नि लगनी की मोही। प्रिय के वियोग में शरीर की कांति नीरस और अनाकर्षक पीत रंग में बदल गई है। पीराई तन में परी, पानी प्रह्यो न देहि, राख्यो नंद कुमार ने करी कुमार को मेहि। भक्ति और नीति का वर्णन। हालांकि रीति काल काव्यांग निरूपण और श्रृंगार के संदर्भ में घोर कामुकता, विलासिता और सांसारिकता का युग रहा और स्वतंत्र भक्ति और नीति का वर्णन गिरधर जैसे कवियों को छोड़कर कम ही किया है, किंतु अति श्रृंगारिकता ने रीति कवियों के हृदय को धीरे धीरे खोखला, निरस और सारहीन बना दिया और यही कारण है कि रीति काल के अधिकांश कवि और आचार्य भक्ति और नीति का वर्णन प्रसंगवश करते रहे। मतिराम ने भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए आराध्य का गुणगान प्रत्यक्ष परोक्ष किया है। साथ ही नीति के दोहों से समाज को सुशिक्षा भी कांता संमित उपदेश की तरह है। जैसे नायिका श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर स्वयं को भुला बैठती है। पगी प्रेम नंदलाल में भरनू आपू जल जाई, घरी घरी धर के तरे धरनी देत डहराई। मतिराम ने प्राकृतिक सौंदर्य को भी श्री कृष्ण की सुंदरता लेते वर्णित और कृष्ण भक्ति का परिचय दिया है। अटा और नंदलाल उत निरखो नेक निसंग, चपलाई तजी चंदो तजो कलंक। अन्योक्ति शैली में नीति परक दोहे भी मतिराम ने लिखी है। इसका एक उदाहरण लिख सकते हो आप। अब तेरो बसीबो यहाँ नाहिन उचित मराल, सखल सूखी पानिप गयो भयो पंख में ताल। कि हे हंस, अब तेरा यहाँ बसना उचित नहीं है, क्योंकि पानी का जो तालाब है वो सूख गया और यहाँ सिर्फ कीचड़ है। ये कीचड़ क्या है?
ये दरबारी संस्कृति रूपी विलासिता और कामुकता का ही कीचड़ है। प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति का चित्रण अधिकांशतः आलम्बन और उद्दीपन के रूप में अधिक हुआ है। केवल सेनापति एवं पद्माकर को छोड़कर रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि आचार्यों ने प्रकृति के मानवीकरण, उद्दीपन, आलम्बन, दूध दूती वर्णन, 12 मासा और 6 ऋतु आदि का वर्णन, नायक नायिकाओं की रति क्रिया, मिलन स्थलों, आँख मिचौनी, संयोग वियोग को बढ़ाने के लिए ही किया है। मानो प्रकृति वासना का स्थल ही बना दी गई है। मतीराम ने प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन के चित्रण फूल मंजरी, रसराज और मतीराम सतसई में खींची है। गुलाब की चटकती कली इशारों में नायिका को अपना यौवन याद दिला रही है और प्रियतम को गुप्त संदेश दे रही है। नायिका की सखी उससे कहती है, फूलती कली गुलाब की सखिया रूप लखे ने, मनो बुलावती मधुप को दे चुटकी की सेन। ब्रजभाषा की प्रधानता। अगर इसका कला पक्ष देखें मतीराम जी का, तो भाषा के संदर्भ में रीतिकालीन कवियों ने अपने आचार्यत्व का निरूपण, कवि क्रम का सर्जन तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण साहित्यिक ब्रजभाषा में किया। अभिधा, लक्षण और व्यंजना शक्तियाँ, ओज, माधुर्य और प्रसाद गुणों से युक्त संगीत में ब्रजभाषा अपने साहित्यिक वैभव को रीतिकाल में जो साहित्यिक विकास हुआ ब्रजभाषा का, वो सबसे ज़्यादा रीतिकाल में ही हुआ। रीतिकाल के आचार्य और कवि मतीराम ने साहित्यिक ब्रजभाषा को बनाया, जिसमें माधुर्य गुण, लक्षण और व्यंजना शक्ति, नाद सौंदर्य, अनुप्रासिकता, संगीतात्मकता और चित्र बिंबात्मकता जैसे विशेषताएं मतीराम ने सहज रूप से सौंदर्यित की है। तत्सम शब्दों का बाहुल्य मतीराम ने ब्रजभाषा तत्सम शब्दों का प्रयोग मतीराम ने अपनी ब्रजभाषा में किया है, क्योंकि जो वर्ण्य विषय की मांग है और वहाँ लाक्षणिक ध्वन्यात्मकता पैदा करने के लिए इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। सरम जलकण झलकन लगे अलकनी कलित कपोल, पलकनी रस छलकन लगे ललकन लोचन लोल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम की भाषागत विशिष्टता को रेखांकित करते हुए लिखा है, रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है। मतीराम की सी रसनिक तथा प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वाले बहुत कम हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं दिखती। छंद और अलंकार। रीतिकालीन कवियों की भांति मतीराम ने भी मात्रिक तथा वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है। मतीराम की वृद्ध कौमुदी छंदों का रीतिकालीन काव्य के प्रमाणिक ग्रंथ है। इसमें छंदों के लक्षण और उदाहरण सुबोध है, नियमानुरूप है, सरस है। कवि का कवित्व भी छंद वर्णन में कहीं ओझल नहीं हुआ है। दोहा मतीराम की वृत्ति में सबसे अधिक कुशलता से समाया हुआ प्रतीत होता है। मतीराम सदस्य को दोहों का ही काव्य है। दोह का एक उदाहरण दे रखा है, अब तेरो बसीबो या नाहिन उचित मराल, सकल सुखी पानी पिगयो भरियो पंख में ताल। मतीराम ने उपमा, अनुप्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, अनोक्ति रूपक अलंकारों का अपने कवि क्रम में सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार भाषा को आकर्षक बनाते हैं और उनकी भाषा में कहीं भी अलंकार साध्य नहीं लगते, किंतु ललित ललाम एवं अलंकार पंचाशिका शुद्ध अलंकारिक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें जयदेव के चंद्रालोक तथा अप्पे दीक्षित के कुलानंद की शैली को आधार बनाकर मतीराम ने आचार्यत्व का निर्वहन किया है। रसराज और मतीराम सतसई में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मादि ही लगते हैं। कुछ अलंकारों के उदाहरण दृष्टि है, जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है, तेरी ओरे भांति की दीपशिखा सी दे। फिर उदाहरण का आ गया रूपक, अनुप्रास, अन्योक्ति अलंकार, फूलती कली गुलाब की सखिया रूप लखे ने। गुलाब का जो फूल होता है या उसकी खिलती कली है, अन्योक्ति के रूप में नायिका का यौवन खिल रहा है इसमें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा मतीराम ने मौलिक तथा सफल काव्य रचना की और काव्यांग निरूपण, अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, नक्शिक वर्णन, पिंगल
इत्यादि में मतीराम पूर्णतः सफल रहे। उनका कवि कर्म और आचार्य तो सहज गाय है, क्योंकि भावों के साथ भाषा की मौलिकता और स्वाभाविकता उन्हें सहज गावे है। मतलब भाव और भाषा की मौलिकता इनके काव्य में देखने को मिलती है। धन्यवाद।